आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आए हैं। काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का आप 19 नंबर का एपिसोड लेकर आए हैं, जो बीएससी सेकेंड ईयर और बीएड सेकेंड ईयर दोनों में चलता है। पहले भी बताया मैंने, आपको अभी भी बताऊंगा। काइनेटिक थ्योरी का पार्ट अभी यहाँ नहीं चल रहा है, अब आपका सारा थर्मोडायनेमिक्स का चल रहा है। मतलब जो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर बुक चलती है थर्मोडायनेमिक्स का, वो पूरा पैटर्न चल रहा है। यानी दोनों के लिए ये क्लास उपयोगी है, यूजफुल है। इसकी अपन ने जितनी भी क्लास बनाई है, कम से कम 3 या 4 क्लासें ऐसी होगी जो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर काम नहीं आती। बाकी सारी क्लासें दोनों क्लासों में एक साथ चलती। तो इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा अपन ने हीट इंजन क्या होता है, मैंने आपको समझाया था। उष्मा इंजन, हल्का सा अपन इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हीट इंजन क्या होता है, उष्मा इंजन कि जब कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसी मशीन किसी उष्मा स्रोत जे Q1 उष्मा लेती है, ठीक है, फिर Q1 उष्मा लेने के बाद कार्य करेगी, W कुछ कार्य करेगी, उसके बाद बची हुई कितनी उष्मा हो जाएगी, Q1 बराबर W माइनस Q2। ये अपने देखा था, मतलब Q2 बची हुई उष्मा किसके बराबर हो जाएगी, Q1 टोटल उष्मा सी, उसमें से W कार्य किया और बची हुई उष्मा किसको निष्कासित कर देती है, सिंक को निष्कासित कर देती है। यही घटना कहलाती थी उष्मा इंजन, जो अपन ने देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था रेफ्रिजरेशन चक्र। इसका लास्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो इसका जस्ट अपोजिट का मतलब Q2 उष्मा लेंगे सिंक से, फिर कुछ कार्य होगा W कार्य होने के बाद Q1 उष्मा अपन किसको निष्कासित कर देते हैं, उष्मा स्रोत को निष्कासित कर देते हैं। इसका उल्टा प्रोसेस पढ़ा नहीं पड़ा था, वो था आपका रेफ्रिजरेशन चक्र। अगर यहाँ से आप W निकालो, W किसके बराबर हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। यानी किसी निकाय द्वारा उपयोगी कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये अपन ने करा लिया था। आज अपन पढ़ाएंगे रेफ्रिजरेशन की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होती है, उसके बारे में अपन देखेंगे। चलो आइए, इसको मिटा दिया, अपने को पता है कौन सी क्लास है। रेफ्रिजरेशन की दक्षता टॉपिक क्या हो जाएगा अपना, रेफ्रिजरेशन की दक्षता, इफिशियंसी, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफिशियंसी, और अपन इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उष्मा इंजन के भी निकालेंगे अभी अपन दक्षता, उष्मा इंजन की अपन आगे निकालेंगे। फिलहाल अपन रेफ्रिजरेशन की देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन की दक्षता क्या होगी। तो अपन लिखेंगे कि रेफ्रिजरेशन की दक्षता रेफ्रिजरेशन की जो दक्षता होती है वो उसके कार्य गुणांक के रूप में व्यक्त की जाती है। उसके कार्य गुणांक के रूप में रेफ्रिजरेशन की दक्षता उसके कार्य गुणांक के रूप में व्यक्त की जाती है। कार्य गुणांक यानी वहां पर W कार्य का होना कंपल्सरी है, ठीक है। किसी रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक, वापस आगे लिखेंगे अपन, किसी रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक, किसी रेफ्रिजरेटर का जो कार्य गुणांक होता है, कार्य गुणांक ठंडी वस्तु से अवशोषित उष्मा की मात्रा, किसी रेफ्रिजरेशन का कार्य गुणांक ठंडी वस्तु से अवशोषित उष्मा की मात्रा तथा बाह्य प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार अपन बताएंगे कार्य गुणांक। इससे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करेंगे अपन इसको, बीटा से। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास कार्य गुणांक का फॉर्मूला। अब आइए अपन कार्य गुणांक को अपन समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन की दक्षता इसके कार्य गुणांक के रूप में व्यक्त की जाती है। मतलब वर्क फंक्शन को अपन इसकी इफिशियंसी के रूप में बता सकते हैं। आगे अपन ने क्या देखा कि किसी रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक जो होता है वो ठंडी वस्तु का मतलब क्या है, सिंक
गर्म वस्तु क्या स्रोत, ठंडी वस्तु सिंक है कि ठंडी वस्तु से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा। आपको पता है रेफ्रिजरेटर ऊष्मा इंजन के जस्ट अपोजिट चलता है, यानी वो नीचे से कितनी मात्रा अवशोषित कर रहा है, Q2। ठंडी वस्तु से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा Q2 तथा बाह्य प्रक्रम, इसके अपन क्या करते हैं, बाह्य एजेंसी द्वारा कार्य करता है, तो बाह्य प्रक्रम द्वारा किए गए कार्य के अनुपात के बराबर होता है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि बीटा बराबर Q2/W। इज इट क्लियर? बीटा बराबर क्या हो गया आपका Q2/W, ठीक है। या अपन इसको चाहे तो वापस चेंज कर सकते हैं, आपके पास क्या हो सकता है, बीटा बराबर Q2/W का मान क्या है, अभी मैंने आपको बताया था Q1 - Q2, दोनों ऊष्माओं का अनुपात। ये हो गया आपका रेफ्रिजरेशन की दक्षता का फॉर्मूला, बीटा बराबर Q2/Q1 - Q2। लेकिन एक सिस्टम होता है, आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका रोल है कि जो Q1/Q2 है उसको अपन लिख सकते हैं T1/T2 के बराबर। आगे पढ़ेंगे जब अपन इस कार्नो चक्र को पढ़ेंगे ना, कार्नो साइकिल को, तब अपने पास सिस्टम आएगा कि Q1/Q2 दोनों ऊष्मा की मात्रा किसके बराबर होती है, T1/T2 के। तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। चेंज का मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं कि बीटा बराबर Q2 की जगह क्या हो जाएगा आपके पास T2/T1 - T2। ये दो फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखिए। ये कब अपन यूज करेंगे, जनरली तो आपका यही होता है कि किसी रेफ्रिजरेशन की दक्षता उसके कार्य गुणांक के रूप में व्यक्त की जाती है। और कार्य गुणांक का मतलब क्या हो गया कि ठंडी वस्तु से अवशोषित ऊष्मा की मात्रा अपॉन किया गया कार्य, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपका बीटा कहलाता है। तो अपन ये चीज़ देखी, बीटा बराबर ये आया, फिर अपन इसको देखा बीटा बराबर Q2/Q1 - Q2। लेकिन ये सिस्टम होता है Q1/Q2 किसके बराबर होती है, T1/T2 के। तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा बराबर T2/T1 - T2। जहाँ अगर आपको न्यूमेरिकल में ऊष्मा की मात्रा दे रखी हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और जहाँ टेम्परेचर दे रखा हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना। आइए अपन एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, ये आपकी रेफ्रिजरेशन की दक्षता कंप्लीट है। चलो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा अपना, कि यदि कोई रेफ्रिजरेटर, क्वेश्चन है आपका आज का क्वेश्चन, यदि कोई रेफ्रिजरेटर -13 डिग्री सेल्सियस की वस्तु से -13 डिग्री सेल्सियस की वस्तु से ऊष्मा अवशोषित कर कितने से, -13 डिग्री सेल्सियस की वस्तु से ऊष्मा अवशोषित करके उसे 27 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में विसर्जित करता है। वातावरण में क्या कर देता है, विसर्जित कर देता है। वातावरण में विसर्जित करता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे आपको हीट इंजन हो, चाहे आपका ऊष्मा इंजन हो, चाहे आपका रेफ्रिजरेशन इंजन हो, चक्र हो, हमेशा जो ऊष्मा की मात्रा ज़्यादा होगी वो Q1 होगी, कम वाला हमेशा Q2 होगा। आपको दिमाग ये लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा Q1 अपन ऊष्मा ले रहे, उसमें से कुछ बची हुई उसमें तो अपन इसको ले रहे। जो Q1 ऊष्मा ले रहे अपन बहुत उच्च तापमान पर, उच्च तापमान से यानी T1 आपका बहुत ज़्यादा होगा और T2 आपका क्या होगा, निम्न ताप वाला। इसलिए न्यूमेरिकल में जब भी आपको जो टेम्परेचर ज़्यादा हो वो हमेशा आपको T1 लिखना है, और जो कम हो आपको क्या लिखना है, T2 लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलो आइए कि 27 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में विसर्जित कर देते हैं, तो इसके कार्य गुणांक का मान ज्ञात करो। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ ले तो अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो अपन आराम से कर सकते हैं कि कार्य गुणांक का मान क्या होता है, कार्य गुणांक का मान ज्ञात करो। क्योंकि अपन ने टॉपिक पढ़ लिया है तो अपने को पता है कार्य गुणांक का मतलब क्या होता है, रेफ्रिजरेशन की दक्षता, और उस दक्षता से अपन इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आइए, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका कि यदि कोई रेफ्रिजरेटर -13 डिग्री सेल्सियस की वस्तु से ऊष्मा अवशोषित करता है, यानी T2 आपका कितना हो गया, -13 डिग्री सेल्सियस, तो अपन इसको -13 + 273 केल्विन में बदलेंगे ना, 273 में से 13 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास, 260 केल्विन, ठीक है। इसी प्रकार T2 आपके पास कितना है, T1, ज़्यादा मान T1 है, T1 बराबर क्या हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 27 + 273 बराबर 300 केल्विन, मतलब उसको वातावरण में विसर्जित कर रहा है।
13 डिग्री सेल्सियस की वस्तु ऊष्मा अवशोषित की और उसको 27 डिग्री सेल्सियस वाले वातावरण में विसर्जित कर दिया। तो अपने पास दोनों नाम आ गए। अब अपने को पता है कार्य गुणांक बीटा बराबर फॉर्मूला आया अपने पास, कार्य गुणांक बीटा बराबर T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, T2 आपके पास कितना है 260 अपॉन T1 कितना आपके पास 300 माइनस 260। आगे सोल्व कीजिए, आपके पास आ जाएगा 260 अपॉन 300 में से 260 का कितना बच गया आपके पास 40 बच गया, 0 से 0 कट गया। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छक्के 24.5, बीटा बराबर 6.5। मात्रक कोई नहीं लगता क्योंकि ऊपर भी टेम्परेचर, टेम्परेचर खल्लास, यानी ये मात्रकहीन होता है रेफ्रिजरेशन की दक्षता। तो बीटा बराबर कितना आ गया आपके पास 6.5। अब उम्मीद करूंगा कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका रेफ्रिजरेशन चक्र कंप्लीट है। अब आगे अपन टॉपिक कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मीन फ्री पथ, माध्य मुक्त पथ क्या होता है, किसी अणु का माध्य मुक्त पथ क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये भी आपका, कि जो मीन फ्री पाथ होता है उसको अपन कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अपन इसको करते हैं। एक मिनट रुकिएगा आप, क्योंकि अपना जो रुद्धोष्म प्रकर होगा ना वो इसमें अंदर आ जाएगा, एंट्रोपी के रूप में कार्य प्रश्न। चलो आगे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आइए अपन, आपका टॉपिक हो जाएगा आगे मीन फ्री पाथ, मॉलिक्यूलर कोलिजन, उसी में आएगा अपना मीन फ्री पथ। यस, आणविक टक्कर, टॉपिक क्या आपका आणविक टक्कर, ये काम ही कौन दूरी है, आणविक टक्कर तथा माध्य मुक्त पथ, दो एक साथ है ना। मतलब आणविक टक्कर हो गया आपका मॉलिक्यूलर कोलिजन, एंड मीन फ्री पाथ या पथ। ठीक है, मेन आपका यही है, जब दो अणु की आणविक टक्कर होगी तो उसका जो पथ होता है वो यहाँ पर किस प्रकार चेंजेज हो जाता है। तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर माध्य मुक्त पथ। आपका मेन टॉपिक क्या चलेगा यहाँ पर, माध्य मुक्त पथ, किसी अणु का मीन फ्री, मुक्त का मतलब फ्री एंड पथ, किसी अणु का मीन फ्री पथ क्या होता है उसके बारे में अपन एक्सप्लेन करते हैं। आइए अपन इसको समझते हैं। ये पूरा डिपेंड करेगा गैसों के गत्यात्मक मॉडल थ्योरी के अनुसार, और थ्योरी के अनुसार अपन इसकी डेफिनेशन बताएंगे। तो अपन लिखेंगे कि गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गैसों के, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, गैस के अणु, पता है अपने को गैसों का गत्यात्मक मॉडल क्या कहता है कि गैस के अणु, गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार गैस के अणु विभिन्न चालों से भिन्न भिन्न दिशाओं में गतिशील, विभिन्न चालों से गैस के अणु विभिन्न चालों से भिन्न भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं। पता है अपने को, गैस के अणु होता है वो अलग अलग चालों से अलग अलग दिशाओं में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। विभिन्न चालों से भिन्न भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं गैस के अणु। गत्यात्मक मॉडल मैंने आपको पढ़ा रखा है, आदर्श गैस के दाब की व्याख्या की थी, तो अपने को पता है कि गैस में बहुत सारे अणु होते हैं और वो अलग अलग चाल से अलग अलग दिशाओं में गतिशील होते हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे अपन इसी में, जब दो अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं, जब दो अणु एक दूसरे के अत्यंत, जब दो अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं, अत्यंत निकट आते हैं,
तो उनके मध्य थ्योरी रूप है ना, थ्योरी से इसकी डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन अपन क्या है थ्योरी के रूप में, कैसा ही डेफिनेशन उसको अपन थ्योरी रूप में एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर इसका अपन फॉर्मूला निकालेंगे कि जब दो अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल, कौन सा बल कार्य करेगा यहाँ पर, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा, आकर्षण ना होगा यहाँ पर, रिस्टोरिंग फोर्स, प्रतिकर्षण मतलब क्योंकि यहाँ पर अणु आपस में टकरा कर चिपकेंगे नहीं इधर उधर, क्योंकि ये गैस है, एक आपका कोई निकाय इसके अंदर ये गैस भरी हुई, ठीक है, और ये गैस किससे भरी होती है, बहुत सारे अणु से मिलकर बनी होती है, और अणु कंटिन्यू इधर उधर अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, गतिशील होते हैं। तो दो अणु जब आपस में टकराएंगे ना उनकी गति चेंज हो जाएगी, यानी ये जैसे ये गया, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, टकरा के एक दूसरे की गति चेंज हो जाएगी, यानी इनमें प्रत्यास्थ टक्कर होती है। इनमें कौन सी टक्कर होती है, कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, आपस में टकराएंगे, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, चिपकेंगे नहीं एक दूसरे। बस यही चीज़ इसमें समझाए कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जिससे उनकी चाल एवं गति की दिशा बदल जाती है। उनकी चाल एवं गति की दिशा बदल जाती हैं। जब दोनों आपस में टकराएंगे तो उनकी चाल और गति की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। फिर आगे देखेंगे अपन इस घटना को दो अणु के मध्य, इस घटना को दो अणु के मध्य टक्कर कहते हैं। ठीक है, इस घटना को अपन क्या बोलेंगे कि दो अणु के मध्य क्या हो रही, टक्कर हो रही। यदि आगे लिखेंगे अपन, यदि किसी एक अणु के पथ को देखें, यदि किसी एक अणु के पथ को देखें, मतलब अपन डायग्राम के अनुसार देखें, अगर किसी अणु का पथ तो अपन कैसे लिखेगा, तो वह छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े झिकझिक, तो वह छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े तो वह जिगजैग, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग, छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े सरल रेखीय पथों में गति करता है। ठीक है, क्या करेगा, छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े सरल रेखीय पथों में गति करता है। यहीं से अपन इसकी देखेंगे डेफिनेशन, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट निकलेगी। आपको नोट्स ऐसे के ऐसे ही बनाना है, क्योंकि सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर और बीएड सेकंड दोनों को एक क्वेश्चन एग्जाम पूछा है। आप आपके पेपर उठा के देखना, माध्यम मुक्त पथों को समझाइए और उसका फॉर्मूला बताइए। ठीक है, तो आइए अपन ने क्या लिखा, इसको वापस एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अभी थ्योरी अपन पॉइंट टू पॉइंट पहुंच रहे हैं, वहां पर पॉइंट से पॉइंट अपन वहां पर उस जगह पहुंच रहे हैं। तो अपन ने देखा कि गैसों के गत्यात्मक मॉडल के अनुसार, ये पूरा टॉपिक आपका गत्यात्मक मॉडल पर डिपेंड है कि गैस के अणु, एक गैस में बहुत सारे अणु होते हैं, वो विभिन्न चालों से भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या होते हैं, गतिशील होता है, ये अपने को पता। फिर अपन ने इसमें एक चीज देखी कि जब दो अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, जिससे उनकी चाल एवं गति की दिशा बदल जाती है। इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, टक्कर। दो अणु, मतलब अणु बहुत सारे हैं, आपको पता है एक अणु कंटिन्यू गतिशील होगा, तो जब दो अणु एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो उनकी चाल व गति की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इस घटना को अपन टक्कर बोलते हैं। यदि किसी एक अणु के पथ को, अब अपन यहाँ पर एक अणु लिया, कोई सा भी एक अणु बार बार टकराते जा रहा है, यदि किसी एक अणु के पथ को देखे तो वे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे और टेढ़े मेढ़े इधर उधर सरल रेखीय पथ पर क्या करता है, गति करता है। चलो आइए मैं थोड़ा सा डायग्राम ऐसा आपको समझा रखूँ। जैसे एक अणु आपका ये गया, यहाँ जाती दूसरे से टकरा गया, इस अणु की यहाँ से यहाँ डायरेक्शन नहीं होगी, फिर वापस जाएगा, इधर चला गया। भाई बहुत सारे अणु गैस के अंदर दूसरे अणु से टकराया, एक ही अणु को अपन देख रहे हैं, तो यहाँ से वापस घूम गया, इधर गया, यहाँ पुनः टकरा गया, ऐसे चला गया, यहाँ पुनः टकरा गया, ऐसे चला गया, यहाँ पुनः टकरा गया, ऐसे चला गया। मतलब छोटे छोटे रक्षों पर वो टेढ़े मेढ़े रूप से सरल रेखीय गति करता है। ठीक है, आइए अपन इसका डायग्राम बनाते हैं।
जैसे लैंग्वेज लिखी अपन ने कि एक, और यदि किसी एक अणु के पथ को देखें, यानी एक अणु का अगर अपन पथ देखते हैं तो वे छोटे छोटे टेढ़े मेढ़े सरल रेखीय पथों में गति करता है। मतलब इसका मुक्त पथ है, ये अपने आप जा रहा है, इसको किसी और की जरूरत ही नहीं, तो इसी को अपन बोलेंगे मुक्त पथ। यहाँ तक तो आ गया अपने पास मुक्त पथ, ये एक अणु के लिए हो गया। जब अपने पास बहुत सारे अणु हो तो उन सभी का अगर अपन माध्य निकालेंगे तो वही कहलाएगा माध्य मुक्त पथ। ऐसे अपन इसकी परिभाषा बता रहे। चलो आइए आगे अपन देखते हैं इसका। ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अपने को चलना है ना, ये थोड़ी लिखी आपने, फिर इसके बाद आगे आइए अपन कि अपन ने लिखा कि एक अणु के पथ को देखें तो वह टेढ़े मेढ़े सरल रेखीय पथ में गति करता है। फिर क्या हो जाएगा अपने पास, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन अणु का, ठीक है। ऐसे गया, ऐसे, ये आपको ऐसे डायग्राम बनाना, ऐसे अलग अलग रूप में गति करता है। आप चाहो तो ऐसे सरल रेखीय पथ में यहाँ गया, फिर वापस घुमा, फिर वापस घुमा, ऐसे कंटिन्यू चला, है ना। फिर वापस ऐसा आया, फिर वापस ऐसा आया, ऐसे टेढ़े मेढ़े छोटे मोटे सरल रेखीय पथ में क्या करता है, वो आपका गति करता है। तो यहाँ से अपन बताएंगे इसको कि गति के दौरान, आगे लिखेंगे अपन, गति के दौरान दो क्रमागत, गति के दौरान दो क्रमागत टक्करों के मध्य, गति के दौरान दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु के सरल रेखीय पथ को मुक्त पथ कहते हैं। एक परिभाषा ये आ गई आपकी, गैस के अणु के सरल रेखीय पथ को मुक्त पथ कहते हैं। क्लियर, ये हो गया आपका फर्स्ट डेफिनेशन। ये रहा, यहां से यहां तक 2 पॉइंट देखा कि गति के दौरान दो क्रमागत टक्करों के मध्य, भाई जब यहां से वो टक्कर ऐसे गया और यहां तक तो वो सरल रेखा में चल रहा है ना, यहां टक्कर होती है वापस चेंज हो गया, यानी दो क्रमागत टक्कर, एक यहां पर होगी, एक यहां पर। अगर आप ये दोनों पॉइंट, यहां पर एक टक्कर हुई, फिर इसके बाद दोनों की दूसरी टक्कर यहां होगी, दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो आपका सरल रेखीय पथ है, सीधी रेखा में गमन, वही क्या कहलाएगा, यहाँ पर इसका मुक्त पथ कहलाएगा। अब अपन आगे वापस चेंज करते हैं इसको, देखो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं ना, मुक्त पथ हो गया। अब अपन लिखेंगे एक ही अणु के लिए अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो एक ही अणु के लिए मुक्त पथ भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। पता है अपने को मुक्त पथ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न लंबाइयों के होते हैं। मुख्य पथ भिन्न भिन्न लंबाइयों के होते हैं, ठीक है। पता है अपने को कि यहाँ से यहाँ तक सब साइज जरूरी नहीं सेम हो, ये सब साइज देखो अलग अलग है। तो एक ही अणु के लिए क्या होते हैं, मुख्य पक्ष जो होते हैं अलग अलग लंबाई के होते हैं। फिर इसके बाद आगे देखिएगा आप, या इसमें और चेंज कर सकते हैं अपन, एक ही समय पर या एक ही समय पर भिन्न भिन्न अणु के, एक ही समय पर भिन्न भिन्न अणु के मुक्त पथ भिन्न भिन्न लंबाइयों के होते हैं। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात, मुख्य पथ भिन्न भिन्न लंबाइयों के होते हैं, ठीक है। चाहे आप इस फॉर्मूले को ऐसे बता दो, चाहे आप इस फॉर्मूले को ऐसे बता दो, बात एक ही आपके पास कि एक ही समय पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, भिन्न भिन्न हो जाएगी। मतलब अपन ने क्या लिखा, गति के दौरान दो क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु के सरल रेखीय पथ को अपन क्या बोलते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक ही अणु के लिए मुक्त पथ क्या होगा, भिन्न भिन्न लंबाइयों के होते हैं। या एक ही समय पर टाइम एक हो लेकिन अलग अलग अणुओं के लिए मुक्त पथ क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा। सबके अणुओं का अलग अलग मुक्त पथ होता है, ठीक है। चलो आगे आइए, अपन इसमें वापस चेंज करते हैं कि
किसी लंबे समय अंतराल में, किसी लंबे समय अंतराल में, किसी लंबे समय अंतराल में, अगर टाइम पीरियड आपका क्या हो, लंबा हो, तो किसी लंबे समय अंतराल में किसी अणु के, किसी लंबे समय अंतराल में किसी अणु के मुक्त पथु का औसत, मुक्त पथु का औसत जो एवरेज होगा वो क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। मुक्त पथु का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ये होगी अपने पास डेफिनेशन, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया जी अपने पास मेन फ्री पाथ की डेफिनेशन। क्या हो गया अपने पास कि आपको पता है कि एक ही समय पर अगर टाइम अपने पास एक हो तो इसमें अलग अलग अणुओं के मुक्त पथ क्या होंगे, भिन्न भिन्न लंबाइयों के होंगे, सबकी लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास, भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब अपन यहाँ से बता सकते हैं, ऐसे आप इसको इन्वर्टेड कॉमा हम ले लो, किसी लंबे समय अंतराल, अगर अपने पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया तो इसमें किसी अणु के मुक्त पथों का औसत, किसी अणु है उसका मुक्त पथ बार बार चेंज हो रहा, उसका औसत ही क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बनाइए और उसको आप समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम आपको ऐसा कैसे करना, माध्य मुक्त पथ के बारे में लिखना है, फिर अपन इसका फॉर्मूला निकालेंगे। अभी अपने पास फॉर्मूला नहीं आएगा, अभी अपने पास जनरल कंसेप्ट आएगा, इसका व्यंजक अपन बाद में देखेंगे, मतलब बाद में मतलब इसके जस्ट आगे वाले टॉपिक में आएगा। तो अपने पास ये आ गया कि किसी लंबे से अंतराल में किसी अणु के मुक्त पथों का जो औसत होता है वही क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। और इसे अपन किसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो चलो आइए इसमें अपन कुछ चेंजेस देखते हैं, क्या हो जाएगा अपने पास। अब देखते हैं, यदि कुल समय t में, इसी में आकर देखते हैं अपन कि यदि कुल समय t में, टोटल कितना समय लग रहा है अपने पास t में, किसी अणु द्वारा कुल समय t में किसी अणु द्वारा क्रमागत यानी कंटिन्यूटी में, किसी अणु द्वारा क्रमागत मुक्त पथों, यदि कुल समय t में किसी अणु द्वारा क्रमागत मुक्त पथों की दूरी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डैश डैश लैम्डा n हो, तो अलग अलग रूप में है ना, आपको पता हर रूप में उसका मुक्त पथ अलग आएगा। पहले डिस्टेंस दो क्रमागत टकरों के मध्य दूरी लैम्डा 1, वापस चेंज हुआ, दो क्रमागत मध्य की दूरी क्या हो, लैम्डा 2 हो, या वापस लैम्डा 3 हो। तो इस कंडीशन में अपन ऐसे बता सकते हैं कि जो टोटल दूरी है ये लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा n बराबर v बार अपॉन t। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। यही फॉर्मूला पर काम आया। स्पीड बराबर डिस्टेंस स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो अब यहाँ पर चाल क्यों, वी बार क्यों, बताइए। एक साथ औसत निकालेंगे, एक ही अणु का अपन यहाँ पर निकाल रहे, एक ही अणु अलग अलग वेग से चल रहे हैं, अलग अलग दूरी तय करा रहे हैं, यानी इसका क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा। तो जहाँ वी क्या हो जाएगा, जहाँ वी बार अणु की औसत चाल, वी बार क्या हो जाएगी यहाँ पर अणु की औसत चाल, एवरेज स्पीड होगी। ठीक, वी बार अणु की क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, अपने पास टोटल दूरी आ गई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, एक अणु की अपन देख रहे हैं, प्लस लैम्डा n, टोटल दूरी किसके बराबर हो जाएगी, वी बार अपॉन टी। ठीक है, अब अपने को पता है कि यदि कोई अणु t समय में n चक्कर करता है, बहुत सारे चक्कर कर सकता है, एक गैस के अंदर बहुत सारे फटाफट उसके चक्कर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो यदि कोई अणु t समय में
n चक्कर करता है, यदि कोई अणु t समय में n चक्कर करता है तो कुल दूरी तथा कुल दूरी s तय करता है, तो माध्य मुक्त पथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो माध्य मुक्त पथ क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर s अपॉन n, ऐसे अपन बताते हैं। लैम्डा बराबर क्या हो गया? टोटल कितने चक्कर कर रहा है? n, और इन चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है? s दूरी तय कर रहा है। ठीक है, अब अपने को पता है कि लैम्डा बराबर ये हो गया। ठीक है, और अपने को पता है कि यह अपन लैम्डा बराबर ये भी बता सकते हैं इसको s का मतलब क्या हो गया? दूरी का मतलब लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा n, ऐसे जा रहा है, वो लैम्डा n तक जा रहा है, अपॉन में ये n, टोटल n चक्कर कर रहा है। ठीक है, लैम्डा बराबर s अपॉन n, या s का मतलब टोटल दूरी कितनी होगी अलग अलग पथ पर? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। ठीक है, तो फाइनली अपन क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बराबर ये मान किसके बराबर हो गया? v बार t अपॉन n। एक जनरल कंसेप्ट अपने पास ये आया, लैम्डा बराबर क्या हो गया? v बार t अपॉन s। ठीक है, कि लैम्डा बराबर v बार t अपॉन n, जो अणु का माध्य मुक्त पथ है वो इस पर डिपेंड करेगा, v बार t अपॉन n। ये अभी अपने पास सिर्फ माध्य मुक्त पथ के बारे में कंप्लीट हुआ है। आपको आंसर कैसे देना है, मैं जब इसका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, इसका भी अपने को फॉर्मूला भी निकालना है। माध्य मुक्त पथ का व्यंजक अपने को निकालना है, फॉर्मूला इसका है ना। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, अपने पास लैम्डा आएगा इसका कि लैम्डा बराबर, फॉर्मूला अपने पास एग्जैक्ट ही होगा, लैम्डा बराबर 1/√2 पाई d स्क्वायर n। ये आएगा, मैं हमारे को फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा गया है फॉर्मूला, लैम्डा बराबर 1/√2 पाई d स्क्वायर n। फर्स्ट ग्रेड का आप एग्जाम देते हो, स्कूल लेक्चर होगा, कॉलेज लेक्चर, उसमें बहुत बार पूछा है। ये तो अपने पास जनरल कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन से अपने पास लिखा। अपन ने क्या देखा? माध्य मुक्त पथ किसे कहेंगे? कि किसी समय अंतराल में एक अणु द्वारा बार बार उस पथ जो होता है उसका जो औसत एवरेज होगा वही कहलाएगा माध्य मुक्त पथ। तो अपन ने देखा कि यदि कुल समय t में किसी अणु द्वारा क्रमागत मुक्त पथों की दूरी बार बार अगर उसकी दूरी चेंज हो रही हो, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 डेश लैम्डा n हो, तो अपन क्या बता सकते हैं कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डेश लैम्डा n किसके बराबर होगी? v बार इंटू टी। एक ही अणु है, उसकी अलग अलग चाल हो रही है, तो उसका v बार औसत चाल क्या होगी? v बार सभी v1 प्लस v2 प्लस v3 डेश vn, इन सभी का क्या हो गया? ऐड हो गया t, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। फिर अपन इस फॉर्मूले में देखा कि यदि कोई अणु t समय में कितने चक्कर कर रहा हो? n चक्कर करता हो, तथा कुल दूरी कितनी? s तय कर लेता। टोटल दूरी उसने s तय कर ली। s किसके बराबर होगी? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, यही होगा। तो अपन इस फॉर्मूले को वापस ऐसे लिख सकते हैं, तो माध्य मुक्त पथ क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर s अपॉन n, टोटल दूरी और n चक्कर। s बराबर ये हो गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डेश लैम्डा n अपॉन n। ये आपको पता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लैम्डा बराबर v बार t अपॉन n। ठीक है, यहाँ तक अब ठीक है। उम्मीद करूँगा आपको क्लास अच्छे से समझ में आई हो। और इसके जो मैं क्वेश्चन आपको आज के लिखा देता हूँ, इसके कल वाली क्लास में अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है ना, तो आज के जो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे वो हो जाएंगे, क्वेश्चन अपने पास हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो हो गया आपका, रेफ्रिजरेशन की दक्षता को बताइए, रेफ्रिजरेशन की दक्षता को बताइए या समझाइए। और एक हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, माध्य मुक्त पथ को समझाइए। माध्य मुक्त पथ को विस्तार से समझाइए, जो अपन ने पूरा बताया ना। माध्य मुक्त पथ को विस्तार से समझाइए। ठीक है, एक तो अपनी क्या हो जाएगी? रेफ्रिजरेशन की इफिशियंसी को समझाइए, और एक अपना क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि माध्य मुक्त पथ को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अपना पूरा समय दे अच्छे से, और कोई भी दिक्कत नहीं, अपन पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं, तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, बस इस माध्य मुक्त पथ को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अभी आगे ही पूरा अच्छे से चलेगा। अभी तक अपन ने क्या देखा? माध्य मुक्त पथ कैसा आया, अपन ने गैसों का गत्यात्मक मॉडल लिया, उसकी परिभाषा दी, मतलब उसके अनुसार अपन ने चेंज किया। फिर अपन सबसे पहले किसी अणु का मुक्त पथ बताया, फिर अपन उस मुक्त पथ के बाद कहाँ पर पहुँचे? मुक्त पथ के बाद अणु के माध्य मुक्त पथ पर पहुँचे।
ठीक है। अणु का माध्यम मुक्त पथ आया, फिर अपन जनरल उसका कंसेप्ट देखा, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से, और लैम्डा से रिप्रेजेंट करने के बाद अपने पास एक फॉर्मूला आया लैम्डा बराबर वी बार टी अपॉन एन, टोटल एन वहाँ पर चक्कर है, यहाँ तक ठीक है। अब अपन इसका जो मेन फॉर्मूला है वो अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।